Welcome students. This video lecture is the part of Fluorescent Public School digital learning program. Today we continue our chapter 4, that is chemical kinetics. Today we discuss two important topics of this chapter. One is pseudo first order reaction and collision theory. So first we start from pseudo first order reaction. So basically pseudo first order reaction are those biomolecular reactions which follow first order kinetic. Those reactions which are having molecularity too but follow first order kinetic are called pseudo first order reactions. For example, acidic hydrolysis of ester. कहने का मतलब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर की प्रेजेंस में एस्टर का टूटना, ब्रेकडाउन होना, and that reaction is catalyzed by an acid. That's why it's called acidic hydrolysis of ester. Second important example of pseudo first order reaction is inversion of cane sugar. The process of conversion of cane sugar, that is sucrose का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना, that is called inversion of cane sugar. In that case, this reaction is also example of pseudo first order reaction. What is the basic logic behind this pseudo first order reaction is that if two reactants are there and one of the reactant is present in excess में होना मतलब उसकी डिपेंडेंस जो है रेट ऑफ रिएक्शन की उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर वो जीरो हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए ऑर्डर उसका फर्स्ट ही रहता है. जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. अब ये कैरिड आउट करने के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को अगर आप देखें तो यहाँ दो रिएक्टेंट है, एक एस्टर है और एक वाटर है. तो बेसिकली ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. अब हुआ ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेस में है आपके पास. वाटर अगर एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस वाटर के ऊपर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है. इस वजह से जो कंप्लीट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी ओनली एंड ओनली एस्टर कॉन्सेंट्रेशन पर. एंड because of that reaction even it has bimolecularity but follow first order kinetic. कहने का मतलब ये हाइड्रोलाइसिस जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी पर. कोलिजन थ्योरी बेसिकली गिवन बाय विलियम एंड ट्राउट्स. बोथ आर द साइंटिस्ट who proposed this theory, collision theory. तो ये बहुत सी बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कुछ आ सकता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं. इसके पोस्टुलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एक चीज बाहर निकल के आती है कि हाउ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. साइंटिस्ट बिलीव दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड टुगेदर. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं और कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं. दे कोलाइड विद ईच अदर एंड प्रिपेयर एंड फॉर्म प्रोडक्ट. अब एक कोलिजन किस टाइप के होने चाहिए, क्या कंडीशन है, वो सारे आप जो है इसके पोस्टुलेट्स में आपको देखने को मिलेंगे. कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय कोलिजन. ओके, ये बेसिक थीम है कोलिजन थ्योरी का. बेसिस है कि कोलिजन से एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस थ्योरी से बाहर निकल के आते हैं. इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू अकर, कोई रिएक्शन अगर होना चाहती है, द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट हैव इनफ एंड मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट एंगल्स. कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है आपस में कोलाइड हो इनफ एनर्जी के साथ. सेकंड थिंग, दे मस्ट कोलाइड इन करेक्ट एंगल्स. करेक्ट एंगल का मतलब ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पोस्ट प्रॉपर होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एंगल प्रॉपर होना चाहिए. एक पर्टिकुलर एंगल से अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं. सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव. अब ये इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है
कोलिजन तो अपन पढ़ते हैं। कंटेनर मान लीजिए कोई, कंटेनर के अंदर आपने जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपने फिल कर दिए, तो आपके हिसाब से कितने कोलिजन होने चाहिए, क्या क्या कोलिजन हो सकता है? सपोज दो तरह के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैंने डाला, कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ए और बी आपके क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उन्हें आपने कंटेनर के अंदर डालकर क्लोज कर दिया कंटेनर, कितने टाइप के कोलिजन हो सकते हैं? प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है A प्लस बी गिव्स ए बी, ए बी जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कोलिजन जब ए और बी पार्टिकल के बीच में होगा तब बनेगा। कोलिजन तो बहुत तरह के हुए हैं, जैसे इट मे पॉसिबल दैट ए कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, रिएक्टेंट पार्टिकल ए है वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड हो रहा है। सेकंड थिंग, बी टाइप का जो पार्टिकल है ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए रिएक्टेंट जो है ए के साथ ही कोलाइड हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि बी टाइप का जो रिएक्टेंट है वो बी टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। तो ये जितने भी कोलिजन्स हैं इन सब में से एक कोलिजन आपका इफेक्टिव है, वो है ए का बी के साथ कोलिजन, क्योंकि वही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इफेक्टिव टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन कौन सा है? जब ए करेक्ट टाइप के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो, दैट इज बी, तब बनेगा ए बी। दैट इज द मीन ऑफ दैट पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर थर्ड, ऑल रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। फिर आप क्या करें, उन सब काइनेटिक एनर्जीज का आप क्या करें, एवरेज निकालें। किसी की 50 है, किसी की 60 है, 60, कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लें आप सड़क पर इतनी सारी गाड़ियां चलती है, सभी की स्पीड अलग अलग है, ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर आल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब उन काइनेटिक एनर्जीज का आप क्या करें, एवरेज ले लें, और वही आप जो है कैलकुलेशन में यूज में लें। दैट इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ वन इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, मान लीजिए बड़ा सा कंटेनर है, आपने कोई 1 लीटर उसमें से या फिर 1 लीटर का कंटेनर है और आप उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स आप काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो पोस्टुलेट है, जेड कहीं ना कहीं काम में आएगा फॉर्मूले में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी। और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, एग्जाम में आता है तो आप 4 लिख के काम करा सकते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन अगर हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशंस फॉलो होंगी? फर्स्ट, ऑल द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो आपके पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एक मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह क्या कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, टक्कर मार रहा है, उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, तो फाइनली वो जो है कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स नेवर गेट चेंज, दैट इज इलास्टिक टाइप ऑफ कोलिजन। Second important condition for the effective collision is that reactant molecules should collide in a proper orientation. Proper orientation से मतलब ये है कि जो एंगल की बात कर रहा था मैं, एंगल जो है प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज जो है ये एक स्टीरियोकेमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 3 डायमेंशन आप ऐसे सोचिए, मॉलिक्यूल किस तरीके से कंबाइन होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है आप चाह रहे हैं वो बने। अगर गलत तरीके से कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं, एक डायग्राम में आपको शो करता हूँ, ये वाला डायग्राम देखिए आप। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। पहला 2 केसेस मैंने यहाँ लिए, आप ये वाला केस देखिए। यस, ये वाला केस आप देखिए यहाँ पर। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कोलाइड हो रहा है कहाँ से, ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल एटम जो आपको शो कर रहे हैं ये किसका है, नाइट्रोजन का। और ये येलो कलर का जो है ये है आपका ऑक्सीजन का एटम। जब नाइट्रोजन कोलाइड हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि एक गलत एंगल से ये क्या कर रहा है, कोलाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीजन combined with the oxygen, they collide with each other and form a effective product, that is N2O
O4। इज इट ओके? तो ये डायग्राम शो करता है कि ओरिएंटेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। इतनी एनर्जी तो चाहिए ही। इतनी एनर्जी के साथ अगर कोई दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा। आपको क्या लगता है, अगर आप 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इज दैट पॉसिबल दैट ऑल 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट? सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पोस्टुलेट में कि ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर वेराइंग विद देयर काइनेटिक एनर्जी। सभी की काइनेटिक एनर्जी जो है वेरी करती है, डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कुछ इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और जो करते हैं उनके पास क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो कोलिजन के लिए जरूरी है, उनके पास एनर्जी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए है, एक तो कोलिजन के लिए, सेकंड थिंग कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी चेंज की वजह से बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है। तो वहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपन ने यहाँ इंक्लूड किया है। सेकंड फोर्थ कंडीशन, हाँ यस, फोर्थ कंडीशन जो है आपकी लास्ट, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट टाइप ऑफ कोलिजन मस्ट बी हाई। एक्चुअली क्या है कि करेक्ट टाइप की प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। मैं समझा रहा था कि करेक्ट टाइप का कोलिजन कौन सा है। सपोज ए बी गिव्स ए और बी कंबाइन होकर आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। तो इन दैट केस ए जब बी के साथ कोलाइड हो रहा है तो ये इकलौता करेक्ट टाइप का कोलिजन हुआ। जब ए के साथ कंबाइन कोलाइड करेगा, इज नॉट ए करेक्ट टाइप ऑफ कोलिजन, बिकॉज इट विल नेवर लीड टू प्रोडक्ट ए बी। सेकंड थिंग, बी और बी के साथ कोलाइड होता है तो फिर प्रोडक्ट ए बी नहीं बनेगा, तो ये भी इनकरेक्ट टाइप का कोलिजन हो गया। थर्ड थिंग, अगर कोई रिएक्टेंट ए मॉलिक्यूल अगर कोलाइड होता है कंटेनर की वॉल से, तो उससे भी कोई प्रोडक्ट ए बी नहीं बनेगा। एक और हो सकता है कोलिजन कि बी रिएक्टेंट टाइप का मॉलिक्यूल अगर कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तब भी प्रोडक्ट ए बी ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये सारे इनकरेक्ट टाइप के कोलिजन है। करेक्ट एक ही है कि जब ए कोलाइड हो बी के साथ तो बनेगा प्रोडक्ट ए बी। समझ रहे हैं इस बात को? तो प्रोबेबिलिटी उनके कोलाइड होने की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ आएंगे? आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी। अर्नियस्ट इक्वेशन यहीं से निकल के आई है, देखिए आप। Z का मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, वो सारे इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। ओके। जब P और Z दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आर्नियस कांस्टेंट के बराबर है। आर्नियस फैक्टर जिसे आप बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आप इसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप इसे बोलते हैं। तो आपको यहाँ से आर्नियस कांस्टेंट आपका A इज द इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Z। P क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, सारे इसी में इंक्लूड है। तो ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है कोलिजन थ्योरी का। डू नॉट गो फॉर दिस डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपने बस इंपोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर अपन ने निकाले हैं और ये आप एग्जाम में लिखेंगे। यहाँ से बेस्ट कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन ये एक्सप्रेशन जरूर पूछा जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बता ही चुका हूँ मैं आपको कि प्रॉपर एंगल कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए कि आपके जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाए इजीली प्रोडक्ट के अंदर। तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन जहाँ लिखा हुआ है नो रिएक्शन, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है और ये रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है। अब आते हैं, आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो। अगर इस वीडियो को आपने स्टार्ट से और एंड तक प्रॉपर देखा है तो। हु गेव द कोलिजन थ्योरी? वेरी गुड। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन? कंडीशंस क्या होगी? आई ऑलरेडी write each and every point or discuss each and every point. Next is write any three postulates of the collision theory. I will provide you four postulates. You can write any three. Four. Pseudo first order reactions follow what kind of kinetics? First order kinetic. नाम में लिखा हुआ है pseudo first order. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है pseudo first order reaction. ओके, बट मोलिकुलरिटी pseudo first order reaction कैसी होगी? 2 होगी, है ना? So this is all about today lecture.
tomorrow we will continue. Yes, tomorrow we will continue this chapter, and if you have any doubt you can ask. अगर कोई वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो आप वो भी मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा मेरे लेवल पर उसको डबल करेक्ट करके डिलीवर करने की लेक्चर। ओके।